नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आस्था महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम जो है पिछली वीडियो लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमने पिछली क्लास में विस्तार से चर्चा की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने पिछली क्लास में जो है वर्गीकृत करके डिस्कस किया। इसको हमने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट फर्स्ट जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा टाइप था आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ी। इंट्रामोलिकुलर को क्या बोलते हैं हम? अंत अणुक H बॉन्डिंग, और इसे बोलते हैं हम अंतरा अणुक H बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं कई बार कि इंट्रा कौन है, इंटर कौन है। इंट्रा का मतलब एक ही अणु में बनने वाली जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन और अति विद्युत ऋणी तत्व के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आपके इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके लिए अपन ने कई सारे एग्जाम्पल लिए थे, जैसे आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिया, ऑर्थो क्लोरोफिनोल लिया। तो इनमें जो है आपके इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब अलग अलग अणुओं के मध्य बनने वाली जो बॉन्डिंग है वो आपके इंटर मॉलिक्यूलर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको डिस्कस कर लिया, समझ लिया था। अब आगे हम इससे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रभाव। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखा कि किस किस प्रकार से संपन्न होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद में जो ये बॉन्ड बनता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है किसी मॉलिक्यूल में या किसी यौगिक में, तो इस बॉन्ड का क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो आज का अपना मुख्य टॉपिक होगा इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध के प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव इसके होते हैं, तो हम एक एक करके इनको जो है लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनको एक एक को जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को। पहला है आपका फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था से मतलब है कि कोई भी कंपाउंड आपका तीन अवस्था में रह सकता है, या तो वो ठोस हो सकता है, या वो द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम भौतिक अवस्था में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, उस पर डिस्कस करेंगे। अगला है आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं क्वथनांक और गलनांक। गलनांक क्वथनांक की डेफिनेशन आप सब लोगों को पता है कि किसे गलनांक कहते हैं, किसे क्वथनांक कहते हैं। वो बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कॉलेज लेवल पर आके। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछिए ज़रूर। तीसरा पॉइंट है आपका मॉलिक्यूलर वेट, जो होता है अणुभार। अणुभार पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में बन रही है तो उससे उसका अणुभार कम होगा या बढ़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर से मतलब है कि जल में विलीयता। जल में विलीयता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अधिक होगी या कम होगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर में। अगला है पॉइंट आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है हाइड्रोजन बंधन का, उसकी चर्चा हम इस वाले पॉइंट पे करेंगे। अगला पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ आइस।
क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बर्फ की संरचना। बर्फ की संरचना हमने देखा है कि बर्फ जल की सतह पर तैरता है। क्यों तैरता है? कोई कारण? बर्फ जो है पानी से बना हुआ होता है, फिर भी बर्फ जो है जल की सतह पर तैरता है, नहीं तो उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब उसके पीछे क्या कारण है उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है आपका, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का असंगत व्यवहार। जल का असंगत व्यवहार। देखो जल का व्यवहार कैसे असंगत हो सकता है? वो किस तापमान पर सबसे अधिक डेंसिटी गेन करता है, किस तापमान पर न्यूनतम डेंसिटी या घनत्व जो प्राप्त करता है, उस बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और विस्कोसिटी जिसे हम बोलते हैं श्यानता। श्यानता क्या है? द्रव के बहने के प्रभाव में उत्पन्न ऐसा बल जो बहने के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करता है उसे हम श्यानता बोलते हैं या विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इन सब पॉइंट को हम एक एक करके जो है अब आगे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका भौतिक अवस्था। क्या है? भौतिक अवस्था। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं और अणु या परमाणु जो पास पास हो जाते हैं संगुणन के कारण, जिससे वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है वो हमेशा द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठता है यहाँ से, H2O द्रव अवस्था में होता है जबकि H2S जो है आपका गैस अवस्था में होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आपका जो H2O है ये आपका वाटर है। वाटर के बीच में हम देखते हैं कि इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है? यह बन रहा है आपका इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मोलिकुलर अर्थात अंतरा आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर में, राइट? यहां तक किसी को कोई समस्या? तो इस अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आपका जो है जल के जो अणु आपस में संगुणित हो जाएंगे और संगुणित होने के कारण ये हमें द्रव अवस्था में जो है मिलता है। अब हम बात करें H2S की, बट H2S में क्या होता है बेटा? H2S में जो सल्फर आपका एटम है, सल्फर परमाणु की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बिगर साइज, इसका एक तो आकार का बड़ा होना और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कम होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाने के कारण आपका जो है H2S आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, परंतु H2S में सल्फर परमाणु की विद्युत ऋणता कम होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, जिससे अणु दूर दूर रहते हैं, अतः H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। तो मैंने दो कारण आपको बताए यहाँ पर, एक तो सल्फर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना और सल्फर एटम का बड़ा आकार होना, दो मुख्य फैक्टर हैं जो हाइड्रोजन बंध को नहीं बनने देते हैं। तो ये बात हुई आपकी फिजिकल स्टेट की। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड का? अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा या जिन जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उन कंपाउंड्स का या उन यौगिकों के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उच्च होंगे। उनके गलनांक और क्वथनांक के मान, गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होंगे। क्या होंगे? उच्च होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यदि है आपका किसी यौगिक में तो उनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होंगे। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे आपका H2O है, HF है, NH3 है।
इनके जो गलनांक अवतनांक हैं ये उसी वर्ग के तत्वों के हाइड्राइड यौगिकों की अपेक्षा अधिक होते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? क्योंकि होने का कारण है कि इस वर्ग के जो अन्य तत्व हैं, अन्य हाइड्राइड हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते, जबकि आपका H2O, HF और NH3 तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस कारण इनके गलनांक अवतनांक उच्च होते हैं। और इसी वर्ग के अन्य हाइड्राइड, जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन के नीचे वाले जो आपके हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो मैं बात करूं इसका हाइड्राइड कौन होगा? इसका हाइड्राइड होगा HCl। इसका हाइड्राइड कौन होगा? HBr। तो आपको जो HCl है कि साहब HCl तो हमने लिक्विड देखा है, लिक्विड देखते हैं घरों में होता है, टॉयलेट क्लीनर होता है। भैया वो HCl 100% नहीं होता, वो HCl गैस होती है और उस गैस का जलीय विलयन होता है। इसी प्रकार आपका HBr होता है, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि आपका HF लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, या लिक्विड में नहीं भी पाया जाता। हमने कहा कि इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इन दोनों का इससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? इससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, इससे आगे हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है, तीसरा पॉइंट है आपका मॉलिक्यूलर वेट या आणविक भार। भाई आणविक भार पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? आणविक भार पे प्रभाव जो पड़ेगा वो ये है कि जिन मॉलिक्यूल्स में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा उन मॉलिक्यूल का जो है मॉलिक्यूलर वेट अधिक प्राप्त होगा। अब अधिक प्राप्त क्यों होगा? क्योंकि वो मोनोमेरिक फॉर्म से डायमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो किसके जरिए कन्वर्ट होते हैं? वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बन जाते हैं। आपका उदाहरण है, क्वेश्चन आता है CH3COOH जो आपका एसिटिक एसिड है, इसका सैद्धांतिक अणुभार 60 होता है, लेकिन जब इसको प्रायोगिक तरीकों से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, इसका अणुभार निकाला जाता है, तो हमें 120 प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? तो उसका कारण और निवारण एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपका जो है ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, लेकिन ये मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति के कारण या इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो आपका एसिटिक एसिड है, इसका सैद्धांतिक अणुभार 60 आना चाहिए, वो 60 ना आकर आपका 120 प्राप्त होता है। वो 120 क्यों प्राप्त होता है? कि इसका एक मॉलिक्यूल जो है कभी एकलक फॉर्म में नहीं रहता, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हमेशा डायमेरिक फॉर्म में दो अणुओं के संगुणन के रूप में रहता है। इसीलिए इसका जो है प्रैक्टिकली जो मॉलिक्यूलर वेट आता है, मॉलिक्यूलर वेट जो आता है वो 120 आता है। तो आप इसे हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट है आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर मतलब जल में विलीयता। जल में विलीयता से क्या तात्पर्य है कि जल में कौन विलय होगा, कौन अविलय होगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा विलीयता पर, या कितना जल शीघ्रता से विलय हो रहा है, कितना समय विलय में ले रहा है, ये चीज़ें डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड पर। तो देखिए, ऐसे अणु जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वे जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जल के साथ, वो मॉलिक्यूल या वे तत्व या वे यौगिक जल में आसानी से विलय हो जाएंगे। हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका एल्कोहल कार्बनिक यौगिक होते हुए भी जल में विलय हो जाता है, क्यों? या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एल्कोहल जो है
ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिर भी ये जल में विलय हो जाता है, कारण बताइए। तो कारण एक ही है कि जल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। देखिए ये आपका HOH, ROH, हम यहां भी देख पा रहे हैं कि जल और अल्कोहल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है आपकी, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो जल के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देख रहे हैं जो कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण अल्कोहल आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हुए भी जल में आसानी से विलय हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित। पिरीडीन जल में विलय है जबकि बेंजीन अविलय। पिरीडीन जल में विलय है लेकिन बेंजीन अविलय। क्वेश्चन को समझना, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दोनों एरोमेटिक हैं, फिर दिक्कत कहाँ है, ये जल में क्यों विलय हैं और वो जल में अविलय क्यों हैं। ये हैं अविलय, सॉरी विलय, ये तो है जल में विलय और ये है अविलय। भैया देखो यहाँ पर जो इसके कार्बन परमाणु है 6 के 6 कार्बन परमाणु एक समान है, रिंग एरोमेटिक है, स्टेबल है, हकल रूल का पालन करती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं, रिंग प्लेनर हैं और एरोमेटिक तो है ही। अब हम बात करते हैं कि सर रिंग तो ये भी प्लेनर है, रिंग ये भी एरोमेटिक है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर ये जल में क्यों विलय होती है। भैया विलय होने का महत्वपूर्ण कारण है इसमें ये नाइट्रोजन बाबा जो बैठे हैं ये उच्च विद्युत ऋणी है, और ये उच्च विद्युत ऋणी होने के कारण क्या करते हैं, इस जल के हाइड्रोजन के साथ में क्या करते हैं, इस जल के हाइड्रोजन के साथ में यहां से ये अंतर अणुक या इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये जल में विलय हो जाता है, और यहाँ पर कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता कम होने के कारण ये जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। इस कारण से ये जल में नहीं घुलता और ये जल में घुल जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में, किसी कंपटीशन एग्जाम में या वाइवा में, तो आंसर आप दोगे कि इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये जल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जल में घुलता है। जबकि बेंजीन में 6 के 6 कार्बन परमाणु एक समान है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने के कारण ये जल में अविलय रहता है। आगे हम बात कर लेते हैं और उदाहरण ले लेते हैं। 1,4-डाइऑक्सेन जल में विलय हो जाता है, क्यों। 1,4-डाइऑक्सेन भी आपका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसका कारण भी सिंपल सी बात है कि यही है, ये आपका 1,4-डाइऑक्सेन रहा, और ये भी जो है आपका
अंतर अणुक, कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति के कारण 1,4-डाई ऑक्सीजन जल में विलय हो जाता है। 1,4-डाई ऑक्सीजन जल में विलय हो जाता है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका वह है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? एरोमेटिक कंपाउंड सदैव पैरा समावयवी का बॉइलिंग पॉइंट व ऑर्थो मेटा पैरा समावयवियों की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के फलस्वरूप उस अणु का दूसरे अणुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। अतः जिन यौगिकों में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनके कवचनांक व गलनांक कम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर लेते हैं, उदाहरण है अपने पास ऑर्थो मेटा पैरा क्लोरोफिनॉल। 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों की हम बात कर लेते हैं। ये आपका पैरा क्लोरोफिनॉल। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके मेटा और पैरा समावयवी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, मतलब अंतर अणुक। इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा हमने कहा है, लेकिन अंतर अणुक की हम बात कर रहे हैं। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें जो है बन पा रहा है, और जिस मॉलिक्यूल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बनता है वो उसी के ऑर्थो और मेटा पैरा समावयवियों की तुलना में उसके गलनांक और कवचनांकों के मान कम होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। यह है आपका ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। यह है आपका मेटा क्लोरोफिनॉल, और यह है आपका पैरा क्लोरोफिनॉल। अब हम बात कर रहे हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, किनकी? इनके कवचनांकों की। तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो आता है वो आता है 214 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जिसमें अंतर अणुक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में बनता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो तुलनात्मक मेटा और पैरा की तुलना में कम होगा। तो देखिए इसका 173, इससे ज़्यादा मेटा का, मेटा से ज़्यादा पैरा का। पैरा का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आगे ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और फॉर्मेशन के कारण नए बंधों का निर्माण होगा, और जब नए बंध बनेंगे तो उन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। यही मेन कारण इसका है। अब इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में जो है हम चर्चा इससे अगले वाली क्लास में करेंगे।
ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो और आपको ये समझने में भी आसानी रहे। तो अगली क्लास हम जब भी लेंगे तब उसके लिए हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।